वो इसमें नहीं, ये तो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट थे ना, इंडिया की टेरिटरी के अंदर थे। ये कश्मीर आप ये बोल रहे हो, ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट थे, ये इंडिया की बाउंड्री ना इसके अंदर के पार्ट थे। अब ये देसी रियासतें थी, इन्होंने जो है बोला कि हम जो है भारत के साथ मिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी जो राजगद्दी वो हमसे छीनी जाए। अगर वो भारत में विलय हो जाते, भारत में मिक्सअप हो जाते, तो उनको जो अपनी राजगद्दी, उतना जो भी पैसा है सारा कुछ किसको देना पड़ता? भारत सरकार को देना पड़ता। तो वो ये नहीं चाहते थे, इसलिए जो हम जैसे आर्टिकल 370 आपको पता 370 कुछ ऐसी, हाँ, आर्टिकल 370 के तहत हमने जो है कश्मीर को मिलाया। फिर यहाँ पे अजमेर और जूनागढ़ वाला एरिया जो यहाँ पे हमने पुलिस रेबेलियन के थ्रू किया। तो ये आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से, ये आपको वैसे भी हिस्ट्री का पार्ट है। चलिए, तो आपने पहले पॉलिटी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, कुछ नहीं पता है आपको? ग्रेजुएट हो आप? फर्स्ट ईयर है? कौन से स्ट्रीम से किया है? पीसीएम। ओहो, यहाँ पे पीसीएम वाले बच्चे हैं। देखो भाई, हम देखो आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लो, सबका रिवीजन हो जाएगा वैसे इसमें तो। चलो भाई, हम पढ़ रहे हैं आपका पॉलिटी वाला सेक्शन, जहाँ पे आप लोग देखेंगे भारतीय, हिंदी मीडियम रहेगा इंग्लिश नहीं, मतलब आपने स्कूल कौन सा मीडियम से? ठीक है, मैं दोनों में समझा दूंगी। चलिए, तो हम बात करते हैं आपके भारतीय संविधान की, मैं बात कर रही हूँ ना। देखो, पॉलिटी जो आपका चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट बहुत होने वाला, चल क्यों नहीं रहा है? पॉलिटी की मैं बात करूं तो इसको कहते हैं हम राज्य व्यवस्था, यानी कि हमारे देश में शासन प्रशासन किस तरीके से चलेगा। इसमें हम पढ़ते हैं आपका संविधान, इसमें हम पढ़ते हैं आपका संविधान, यानी कि क्या पढ़ते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना है, बेसिकली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आपका? सेट ऑफ रूल्स, यानी कि एक किताब है ये एक किताब है। मैं बात करूं तो यहाँ पे होगी मेरे पास बुक। तो ये संविधान जो है ना, एक बेसिकली किताब है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो भी शासन प्रशासन से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो सब किसमें है? आपकी इस बुक के अंदर है। ये आपके एक इस प्रकार से बुक बनी हुई है, जो आपकी जो है यहाँ पे लिखा भी है भारत का संविधान। इस तरीके से किताब है ये, जिसके अंदर सारी की सारी जो है आपकी क्या लिखे हुए? रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं कि भारत किस तरीके से शासित होगा, कौन कौन इसको शासन करेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर रखी गई है। ठीक है, अब आपको पता है कि हम पे अंग्रेजों ने शासन किया था। अब जब अंग्रेजों ने शासन किया था तो अंग्रेजी शासन के बाद हमको आजादी मिली है। अब आजादी के बाद हमें किस तरीके से हमारा अपना खुद का शासन मिला। अभी तक हम पे कौन रूल करता था? अंग्रेज रूल करते थे। 1947 में हमको आजादी मिल गई, अंग्रेजी शासन आ गया था भारत में। 1600 में तो खैर ही कंपनी के रूल में आए थे कि कंपनी बनी थी। अब 1765 के बाद जो है यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया था? हम पे शासन करना शुरू कर दिया था कुछ कुछ एरिया से। तो 1765 से लेके 1947 तक भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा है। अब अंग्रेजों का शासन रहा है तो यहाँ पे शासन प्रशासन और जो भी चीजें चल रही है, हम पे कानून चल रहे हैं, शासन कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं। अब जब अंग्रेज कर रहे हैं तो भारत को आजादी मिली, एक पाकिस्तान बन गया और एक भारत बन गया। दो भाई भाई अलग हो गए, जैसे बोलते हैं ना कि हमने जो है जमीन के हिस्से कर दिए, दो भाइयों में बांट लिए। तो वैसे ही भारत और पाकिस्तान जो है यहाँ पे आजाद हो जाते हैं, अलग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा, अब देखो, अंग्रेज हमको छोड़ के चले गए, तो जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए तो जाहिर सी बात है कि हमको अपने आप पे खुद का शासन करना है। तो वो शासन किस तरीके से होगा? तो इसी पर इस किताब को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। ये संविधान सभा का गठन किया गया था जिसने आपके संविधान को बनाया है। इसमें ये बोला है कि संविधान जो है किस तरीके से होगा, किस तरीके से यहाँ के नागरिकों को जो है न्याय मिलेगा और बात की इक्वालिटी मिलेगी, एक साथ हम देश की राष्ट्र की एकता और अखंडता को किस तरीके से बनाए रखें। तो ये जो बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है, ये किसने बनाया? आपकी संविधान सभा ने बनाया है। इसको हम पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं तो हमने जो है यहाँ पे संवैधानिक विकास हमने पढ़ लिया है। पहला चैप्टर आपका है
संविधान का विकास, ये हमने पढ़ लिया कि संविधान का विकास किस तरीके से हुआ है, तो जिसमें हमने ये देखा था कि अंग्रेजों में कंपनी ने हम पे कैसे शासन किया था, ब्रिटिश क्राउन ने हम पे कैसे शासन किया था। उसके बाद दूसरा चैप्टर था आपका संविधान सभा, कि भाई जब संविधान बनने की बात आ चुकी है तो संविधान सभा ने जो आपका संविधान बनाया तो किस तरीके से बनाया है, ये सब हमने देखा। तीसरा चैप्टर हम कल ही पढ़ चुके हैं, आपका भाग एक, और ये आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें हमने पढ़ा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमने अनुच्छेद पढ़े, और ये आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अभी ये वाला टॉपिक जो हमने कंप्लीट नहीं किया, कल हमने ये पढ़ लिया था कि जब भारत आजाद हो चुका है, भारत में जो है यहाँ पे चीजें चल रही है, किस तरीके से चल रही है, तो हमने देखा। लेकिन हम आज की क्लास में ये देखेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि भारत जो जब आजाद हुआ है तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, है ना, जहां पर ये मांग उठी थी कि भारत में जो है राज्य किस तरीके से बनेंगे, भाषा के आधार पर बनेंगे, और उस पर जो आपकी 3 कमेटियां बनी थी। कौन मुझे बताएगा कि 3 कमेटी कौन कौन थी, कॉपी बंद करके बताएंगे मुझे। इधर से स्टार्ट करेंगे। पहली कमेटी कौन थी जो आपके राज्य पुनर्गठन से संबंधित बनी थी, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, बताइए मुझे पहली वाली कब बनी थी और कौन सी बनी थी। कल मैंने आपको भाषण दिया था इसमें, चलिए इधर आप बताओ, याद नहीं है, क्या फायदा फिर ऐसे। चलो फिर आगे, कल को तुम अगर पीसीएस अधिकारी बन गए तुम्हें अपने सचिव का नाम ही नहीं पता रहेगा, उसका काम पता है लेकिन उसका नाम नहीं पता। आगे बताओ कब बना था, आगे बताओ। नहीं, कब बनी थी एसके धर कमेटी, 49 क्या 48? हाँ, आगे आप बताओ। फजल अली आयोग कब बने थे ये, 1949 और 1953। ठीक है, तो अब देखो भारत आजाद हो चुका है। अब यहाँ पे सवाल ये आया है कि भाई भारत तो आजाद हो चुका है, लेकिन अब जो भारत है, इस भारत को हम आखिर बनाए कैसे। बन तो गया है, भारत आजाद भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश एरियाज भी थे जहाँ पे ब्रिटिश ने अंग्रेजों ने डायरेक्ट शासन किया था। यहाँ पे वो एरियाज भी थे जो कि ब्रिटिश कमिश्नर के अंदर थे। यहाँ पे मतलब जो एरिया मैंने आपको बताया था ना कि 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 4 कमिश्नरी एरिया थे, और 563 से अधिक जो है हम पे क्या थी, देशी रियासतें थी। अब ये देशी रियासतें तो अब भारत में मिलने से रही, ये भारत में मिलना नहीं चाहती, क्योंकि अगर ये भारत में मिल जाएंगी तो इनका जो पुश्तैनी चीजें मतलब कि जो भी जो भी इनकी लग्जरी है वो किसके अधीन आ जाएगी, भारत सरकार के अधीन आ जाएगी। अब यहाँ पे भारत 1947 में आजाद हो चुका है। 1948 में एसके धर आयोग बनता है, कमेटी बनती है, एसके धर कमेटी बनती है। एसके धर कमेटी बनती है और ये कहती है कि भाई हम क्या करेंगे, एसके धर कमेटी बनती है 1948 में। अब देखो यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, भारत के आजाद होने के बाद यहाँ पे कुछ एरियाज तो है जो है किस पे जिन पे डायरेक्ट रूल किसका है, ब्रिटिश एरियाज, ब्रिटिश प्रांत थे, ये ब्रिटिशर्स का एरिया है। ये आपके 4 कौन कौन से थे, 4 कमिश्नरी एरियाज कौन कौन से थे, कौन मुझे बताएगा। अजमेर, हाँ दिल्ली, आगे कुर्ग और बलूचिस्तान। ABCD याद करके बताया था कि अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, तो ये 4 कमिश्नरी एरियाज है। अभी 563, तो भारत इस तरीके से बटा हुआ है। अब इस बटे हुए भारत को हमें एक साथ बांधना है, तो किस तरीके से बांधा जाए, ये सबसे पहला सवाल था। अब भारत में मांग शुरू होगी भाई, अब लोग आजाद हो चुके हैं, अब जाहिर सी बात है कि जगह जगह पर जो है यहाँ पे एरियाज बटे हुए, तो यहाँ पे लोगों ने बोला कि हमें क्या करो, भाषा के आधार पर बांट दो। मांग उठने लगी कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करो। अब भाषा के आधार पर करेंगे तो बहुत सारे राज्य हो जाएंगे, 3 राज्य तो उत्तराखंड के ही हो जाएंगे, जौनसारी की अलग जौनसारी भाषा है, इधर में बात करें तो गढ़वाली अलग भाषा है, कुमाऊनी की अलग भाषा है, साउथ में जाओ तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बहुत सी भाषा है। इधर ऊपर में अवधी और जैसे सौरसेनी,
ना। इस तरीके से कई भाषा है। इधर नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो उधर भी बहुत सी भाषा है, नागालैंड की अलग भाषा है, असम की अलग भाषा है, मिजोरम की अलग भाषा है। इस साइड जो अगर देखा जाए तो ये आपका एरिया है ना। ये ये एरिया सबसे ज्यादा एसटी एरियाज के लिए, इधर नागा अलग रहती है, मिजो अलग रहती है ना, अलग अलग एरिया। इधर बहुत सारी एसटी जाति रहती है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी अपनी अलग लैंग्वेज होगी, अपना कल्चर होगा। तो यहाँ पे मांग उठने लगी कि भाई अब हमें कैसा, तो भारत कैसे बनाओ, भाषा के आधार पर बनाओ। तो भाई भाषा के आधार पर एसके धर आयोग ने तो मना कर दिया कि हम भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम भारत का गठन राज्य के आधार पर कर देंगे तो बहुत सारे हिस्से हो जाएंगे भाई भारत के, फिर बहुत सारे हिस्से हो जाएंगे, तो इतने सारे हिस्सों पर हम क्या एक साथ शासन नहीं संभाल सकते भाई। तो यहाँ पे जो है भाषा के आधार पर भी जो है राज्यों का गठन मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम भाषा के आधार पर नहीं करेंगे, हम किस आधार पर करेंगे, प्रशासन के आधार पर, कि भाई जो है आपके जिस एरिया पे जिस हिसाब से प्रशासन की जरूरत होगी उस हिसाब से हम वहाँ पे एरिया, उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, भाषा का सॉरी राज्य का गठन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हम गठन करेंगे। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के आधार पर, तो प्रशासन के आधार पर और भौगोलिक आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे राज्यों का गठन करेंगे। तो भाई ये बात होती है। अब कुछ समय बाद जो है ये मांग खारिज कर दी जाती है, ये इनकी रिकमेंडेशन थी, सरकार ने मना कर दिया कि भाई हम इस तरीके से नहीं करेंगे। फिर 1949 में आपका बनता है 1949 में आपकी कौन सी कमेटी बनती है, जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टावी सीतारामैया जो कि इसके अध्यक्ष थे। तो पट्टावी सीतारामैया जो है इसके अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे अगेन जो है भाषा के आधार पर मांग जो है खत्म नहीं हुई थी, अभी भी चल ही रही है। यहाँ पे भी बोला कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, अगेन भाषा का गठन, सॉरी राज्यों का गठन कैसे करेंगे, भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर हम जो है राज्यों का गठन करेंगे। अब इन्होंने बोल दिया। अब यहाँ पे जो है मांग चली जा रही है कि भाई हम भाषा के आधार पर ही हमारे जो है राज्य का गठन होना चाहिए। तो यहाँ पे मांग चली आ रही है, और मांग के दौरान अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक एरिया था, कल मैंने एक एरिया बताया था आपको, मैं दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, आपको याद होना चाहिए। बताओ भाई मुझे कौन सा था, मैंने बताया कल आपको, कॉपी नहीं खोलनी है, क्या फायदा मेरा यहाँ पे कल बोल के जब आपको याद ही नहीं है। इसीलिए कहती हूँ जो लिखती हूँ उसको तुम कॉपी में लिखो। हाँ, तो यहाँ पे जेवीपी कमेटी बनती है, इन्होंने भी कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे भाई। इन्होंने कहा हम भी क्या करेंगे, राज्य का गठन कैसे करेंगे, भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर ही करेंगे, कि भाई जिस एरिया में जिस हिसाब से कंडीशन बनेगी हम उस हिसाब से वहां पे प्रशासन संभालेंगे। अब जो यहाँ पे मद्रास, याद है, अब मद्रास में जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख नेता थे कोटावी सीतारमैया, याद है, आ रहा है कुछ, आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख नेता थे, अगर मैं बात करूं कोटावी सीतारमैया, हाँ जो भी बोल लो तुम उसको, है ना। इन्होंने कहा कि हमें जो है भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, हमें जो है मद्रास प्रांत से अलग होकर एक आंध्र प्रदेश राज्य को बनाना है भाषा के आधार पर, कि हम भाषा के आधार पर अलग होना चाहते हैं। अब भाषा के आधार पर भी अलग होने का मेन रीजन क्या होता है कि जिस एरिया में मेजोरिटी वाले पोर्शन रहता है वहां पे माइनॉरिटीज को लगता है कि भाई हमारे जो अधिकार है, हमारी जो चीजें उनको कम किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम बहुल हिंदू बहुल राज्य, यहाँ पे मेजोरिटी हिंदुओं की है, लेकिन जो हमारे समाज में, हमारे भारतीय संविधान में 6 प्रकार की जो माइनॉरिटीज है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इनको जो है इनको ऐसा फील ना हो कि भाई हमारा जो अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे कुछ अधिकार दिए गए। हाँ, वो अधिकार कौन कौन से हम वहां देखेंगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। इतना समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे जो है बोला कि हमें मद्रास प्रांत से अलग होना है, पोटावी सीतारमैया ने कहा कि हमें जो है मद्रास से अलग होके क्या बनाना है, एक आंध्र प्रदेश राज्य बनाना है। तो सरकार मना कर देती है कि भाई हम भाषा के आधार पर तो बना ही नहीं रहे ना, तो हम कैसे बना दे। तो यहाँ पे इन्होंने 56 दिन की जो है हंगर स्ट्राइक करी थी। यहाँ पे जो इन्होंने
56 डेज की हंगर स्ट्राइक करी थी और 56 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण जो है यहाँ पे इनकी स्मृति में अब जो है इतने बड़े राष्ट्रीय नेता, ये उस एरिया के बहुत बड़े नेता थे, तो भाई अब इतने बड़े नेता की अगर मृत्यु हो रही है तो हमें उनकी मांग को पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, तब जाके 1953 में पहला राज्य बना भाषा के आधार पर मद्रास प्रांत से अलग होकर आंध्र प्रदेश बना था। ये याद रखना, क्वेश्चन बना हुआ है और पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। किससे अलग हुआ है? मद्रास से। कब हुआ, कब बना? 1953 में। किसकी मृत्यु के उपरांत बना है? तो पोटावी सीतारमैया, जिन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल करी थी। अब जो है यहाँ पे चलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, सबको क्लियर हो गया? आपको भी क्लियर हो गया? ठीक है, आपको मैं भी समझ में ना आ रहा हो, बट कोशिश कर लेना, बाकी पुरानी वीडियोस देख लेना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। चलिए अब इसके बाद जो है, अब एक राजनेता भाई मृत्यु हो गई, उसके नाम पे जो है राज्य बन गया। अब यहाँ पे जो है भाषा के आधार पर राज्य बनने की मांग जो बहुत ज्यादा उग्र हो गई, जगह जगह पे दंगे होने लगे, जगह जगह पे भाई लोगों ने क्या कि हम भी हंगर स्ट्राइक करेंगे, अगर ऐसा है तो हम कोई नहीं, अगर 100 लोगों के लिए अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो क्या बुरा है इसमें, है ना? अगर एक व्यक्ति की वजह से 100 लोगों बाकी के 99 लोगों की मृत्यु हो रही है तो वहां पे तो वो जायज नहीं है, लेकिन अगर 100 लोगों के लिए एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो जायज है, तो हम भी क्या करेंगे? हंगर स्ट्राइक करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे राज्य निर्माण के लिए भाषा के आधार पर राज्य की मांग बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है, जिस वजह से फिर 1953 में ही आपका फजल अली आयोग बनता है। फजल अली आयोग बनता है। इस फजल अली आयोग ने जो है यहाँ पे सीधा बोल दिया कि हम भाषा के आधार पर, चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। हम जो है यहाँ पे प्रशासन के हिसाब से और आर्थिक स्थिति के हिसाब से जो है यहाँ पे राज्यों का गठन करेंगे, और उस हिसाब से कितने राज्य बने आपके? 14 + 6 का आपका 14 आपके राज्य बने और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश बने। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए तो अब हम इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरऑल चीजें बता दी है। चलिए देखो, अच्छा मेरे को पता था कि तुम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से नोट्स बनाए होंगे, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में डाल के दे दी। मुझे विश्वास नहीं था, फिर कल को तुमने मुझे बोला था कि मैम आपने ठीक से करवाया नहीं, तो हम जो है, तो मैंने अपने ऊपर बात ना, इसलिए अच्छा मैंने पीडीएफ में आपको ये चीजें दे दी। चलिए हाँ देखो, ये है आपका ब्रिटिश यहाँ पे देखो राज्य पुनर्गठन आयोग, ये आपने देखा बेरोबारीवाद, ये आपने बता दिया था ना कि क्या संसद के पास ये अधिकार है कि वो अपने भारत की किसी भी टेरिटरी को किसी अदर कंट्री के साथ शेयर कर सकती है? तो यहाँ पे हमने बोला कि हाँ वो कर सकती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस। अब यस तो है, लेकिन हम किस आधार पे बोल रहे हैं? तो बेरोबारी यूनियन केस 1960 में हुआ था, जहाँ पे हमने 100वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया था? भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ कंफ्लिक्टेड एरियाज थे, यानी कि कुछ गांव ऐसे थे जो कि भारत में बांग्लादेश के थे और बांग्लादेश में भारत के थे, तो वो हमने एक दूसरे के साथ क्या किए? शेयर किए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी क्या, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है कि क्या संसद के पास ये अधिकार है कि वो अपना भारत का अपना राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राज्य को, यानी राज्य मतलब किसी दूसरे देश को दे सकती है? तो हाँ, चलिए भाई अब यहाँ पे ये देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग देख रहे हैं हम। तो राज्य पुनर्गठन में हम देखेंगे कि भाई जो आपका सिनेरियो किस तरीके से चल रहा है। आजादी के समय भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत, 4 कमिश्नरी और 563 से ज्यादा देसी रियासतें थी। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। आगे देखो यहाँ पे 1950 ये ना संघीय व्यवस्था होगी, हिंदी वाले इसको संघीय कर देना, ठीक है? संघीय व्यवस्था यानी कि संघीय मतलब कि यूनियन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यूनियन, मैंने आपको यूनियन मतलब बताया था। यूनियन मतलब क्या होता है? इन दोनों में किसी को पता है? मालूम, कोई मालूम है किसी को? ये फेडरल और यूनियन का मतलब क्या होता है? मालूम है? और किसी को मालूम है कि क्या होता है?
देखो कल मैंने कल आपको यूनियन का मीनिंग बताया था ना कि भारत पे जितने भी राज्य उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो भारत संघ से अलग हो सके, है ना। अमेरिका का एग्जाम्पल भी दिया था कि अमेरिका में ऐसा प्रोविजन है कि वहां जितने भी स्टेट्स है उन सब स्टेट्स ने मिलकर क्या किया है, एक ग्रुप बनाया, एक यूनियन बनाया है कि हाँ भाई कल को जो भी हम पे अगर कोई वॉर होती है, कोई अटैक करता है तो हम सब मिलके क्या करेंगे, उसका सामना करेंगे इस तरीके से। तो ये एक। अब फेडरल मतलब होता है, फेडरल का अगर मैं बात करूं तो फ्यूडरल सिस्टम से याद रखना कि फ्यूडरल मतलब क्या होता है हिंदी में, सामंत। सामंत ध्यान रखो जरा, सामंती व्यवस्था। अब सामंती व्यवस्था आपको, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो बड़ा राजा था वो जो एरिया एक्वायर करता था उस एरिया में एक सामंत को बैठाता था। अरे बात समझ में। वो सामंत जो है वो क्या करता था, शासन प्रशासन संभालता था। तो सेम इसी प्रकार से फेडरल मतलब होता है सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था में देखा जाए तो पावर्स डिवाइड होती है। आई बात समझ, पावर डिवाइड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इंडिया में कैसा, इंडिया में हम फेडरल भी बोल सकते हैं इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे पावर्स कैसी है, डिवाइड हो रही है। भले ही सेंटर हैवी होगा, भले ही केंद्र जो है केंद्र के पास शक्ति ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी जो है राज्यों को उससे क्या दे रखी है, शक्तियां दे रखी है कि भाई अपने लिए तुम क्या कर सकते हो, अपने अनुसार कानून बना सकते हो, जो तुम्हारी चीज है उसको तुम अपने हिसाब से रख रखाव कर सकते हो। हाँ, लेकिन जहाँ पे बात केंद्र की आएगी, जहाँ पे बात राष्ट्र की एकता की आएगी, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी की आएगी, वहां पर जो है केंद्र जो है वहां पे प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की जो लैंड बाउंड्री चाइना और नेपाल दोनों के साथ लगती है, ये दोनों कैसे हो गए, इंटरनेशनल लैंड बाउंड्रीज हो गई। तो कुछ एरियाज पे जो है यहाँ पे कौन बनाता है रूल, रूल कौन बनाता है, सेंटर बनाती है, क्योंकि यहाँ पे किससे संबंधित हो गया, ये इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित हो गया और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हो गया कि भाई हमारे अन्य देशों के साथ संबंध कैसे होंगे, और अन्य देशों के साथ जो हमारे साथ जो सीमाएं क्षेत्र है, सीमाओं पे हमारा जो है किस तरीके से हमको मिलिट्री को और अच्छे से रखना है, या फिर हम किस तरीके से उस एरिया में प्रशासन को संभाले कि कोई भारी शक्ति हम पे आक्रमण ना कर सके। क्योंकि आपको पता है कि चाइना हमारा क्या एनिमी है ना। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ध्यान किधर है, परिधि, मेल्स पे नहीं, क्लास होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो ये संज्ञा। अब देखो यहाँ पे उस टाइम तो बोला कि हम राज्यों को जो है चार हिस्सों में बांटेंगे। जब आजाद हुआ भारत 1948 में, जब राज्य पुनर्गठन आयोग आ रहा था, तो उससे पहले बोला कि हम राज्यों को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला ब्रिटिश प्रांत में, कुछ भाग जो है ब्रिटिश प्रांत के अंदर आएगा, और देसी रियासत, छोटी ब्रिटिश प्रांत। देखो बंगाल जो है काफी बड़ा एरिया था ब्रिटिश एरिया के अंदर। अब बंगाल के अंदर ही छोटे, बंगाल के बाद कुछ छोटा छोटा एरिया भी रहा होगा, जैसे कश्मीर में। जैसे मैं बात करूं तो जो उत्तराखंड वाला एरिया, उत्तराखंड में जो गढ़वाल कुमाऊं, ब्रिटिश कुमाऊं वाला एरिया है, वो कैसा था, एक छोटा एरिया था ना, ब्रिटिशर्स के अंडर ही था लेकिन छोटा एरिया था। तो वही बात करी गई कि जो बड़े ब्रिटिश एरियाज है और देसी रियासत है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक पहला ग्रुप बनाएंगे। फिर ग्रुप बी के अंदर अगर हम देखें तो छोटे ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें आएंगी। देसी रियासतों में जैसे अजमेर, कुर्ग, दिल्ली और बलूचिस्तान वाला एरिया ये आएगा। और इसमें जो है द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला जो हमारा द्वीप समूह है वो आएगा। ये तो था पहले उस टाइम पे कि हाँ भाई हम इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन जो है यहाँ पे देखने में, अब उसके बाद जो है यहाँ पे पहला आयोग आता है, पहला आयोग आता है आपका एसके-धर आयोग। ये एसके-धर आयोग जो आपके क्या थे, अध्यक्ष थे भाई। अब पूछा जाए अगर कि एसके-धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि चेयरमैन कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो कौन हो जाएगा भाई, एसके-धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एसके-धर। तो कल को अगर आप फजल अली आग, अभी आप थोड़ी देर में फजल अली आग पढ़ोगे तो उसका अध्यक्ष कौन है, फजल अली। और जेवीपी जो कमेटी आती है उसके अध्यक्ष कौन है, पट्टावी सीतारमैया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एसके-धर आयोग आता है, उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, एसके-धर। इनकी अध्यक्षता में ये आयोग लाया जाता है, जिसमें क्या बोला कि राज्य पुनर्गठन के लिए बनाया गया पहला आयोग था। ये पहला प्रथम आयोग जो है राज्य प्रावधान क्या था कि भाषा के आधार पर हम क्या नहीं करेंगे, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन मना किया, यानी कि बोला कि हम जो है राज्य के भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे, अपितु राष्ट्र का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। देखो यहाँ पे ना ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, हिंदी वाले चेक कर लेना। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक
तो राज्य का गठन कैसे होगा? प्रशासन के हिसाब से, कि जिस एरिया में हमें प्रशासन किस तरीके से चाहिए। जैसे बाउंड्री वाला एरिया तो वहाँ पे हमें प्रशासन की अलग जरूरत है, वहाँ पे जो आपकी इकोनॉमी भी ज्यादा लगती है, रिसोर्सेज भी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि हमें अपने इंडिया को, अपने कंट्री को क्या रखना है? सेफ रखना है। फिर जो पिछड़ा हुआ एरिया है वहाँ पे हमें रिसोर्सेज किस तरीके से करनी है, वो सारी चीजें उस हिसाब से। तो प्रशासन के अकॉर्डिंग जिस एरिया में जिस हिसाब से प्रशासन की जरूरत होगी, हम उस हिसाब से उस एरिया का गठन करेंगे। तो यहाँ पे तो ये था। उसके बाद दूसरा आयोग आता है आपका, दूसरा आयोग आता है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में आपको जो है, मैंने ये बताया कि जेवीपी समिति क्या थी आपकी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जो इसके अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना। और ये समिति कब आती है? 1949 में आती है। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्विचार को भी अव्यवहारिक बताया। मतलब बोला कि क्या औचित्य बनता है, क्या कोई लॉजिक है कि हम भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करेंगे? कोई ऐसा लॉजिक तो है नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये इलॉजिकल है, फिर बता दिया। परंतु इन्होंने तो कहा कि हम भाषा के आधार पर अभी भी राज्यों का गठन नहीं करेंगे। फिर भी दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर आंदोलन उग्र और तेज हो गया, तेज हुआ लिखना हुआ। आंध्र यानी आंध्र प्रदेश, आंध्र के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीमालू ने 56 दिन का भूख हड़ताल किया, और भूख हड़ताल करने के कारण वह मर जाते, जिसमें दक्षिण भारत में दंगे उत्पन्न हो जाते हैं। अतः केंद्र सरकार को मद्रास प्रांत को तोड़कर आंध्र प्रदेश 1953 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये बात समझ में आई, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, अगेन मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देख लो। चलिए, इसके बाद दूसरा आयोग बनता है आपका, उसके बाद जो है यहाँ पे 1953 में आपका फजल अली आयोग बनता है, और इसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। एक्चुअल जिसके तहत राज्यों का गठन हुआ था ये आपका आयोग है, फजल अली। केंद्र सरकार ने बढ़ती भाषा के आधार पर राज्य की मांग को रोकने के लिए तथा देश के लिए सही राज्य पुनर्गठन 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग, के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम याद रखने हैं। फजल अली आयोग के फजल अली अध्यक्ष थे, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो यहाँ पे जो है ये तीनों जो है, इन 3 सदस्य का आयोग का गठन किया गया। समझ में आ रहा है ये, है ना? 3 सदस्य है, जो 3 सदस्यों का एक आयोग गठन किया गया, जिसने कहा कि भाई हम, जिसने तभी भी कहा कि हम भारत का जो गठन है वो राज्य भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है आ गई, तो इन्होंने क्या क्या प्रोविजन दिए? इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो तुमने ABCD ग्रुप में बांट रखा है ना इंडिया को, ये कि ब्रिटिश प्रांत, फिर देशी रियासतें, छोटे ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें, कमिश्नरी एरियाज और जो द्वीप समूह है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो तुम ये प्रावधान खत्म करो कि जो तुमने ABCD ग्रुप में भारत को बांटा हुआ है उसको सबसे पहले बंद करो। ये इस तरीके से नहीं होगा। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन अस्वीकार किया। अभी भी यहाँ पे जो है भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं। राज्य का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी, वित्तीय यानी किस हिसाब से वहां पे पैसा चाहिए, किस हिसाब से वहां पे प्रशासन चाहिए के आधार पर होना चाहिए, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के आधार पर, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर, और जो आपका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे किस तरीके से होगा। भाषा के आधार पर अभी भी मना करे और होगा भी नहीं। तो भाषा के आधार पर जो है यहाँ पे गठन मना किया, बल्कि गठन किस आधार पर होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय पैसे से संबंधित वित्तीय और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का गठन होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि जो ABCD वर्ग में आपने भारत को बांटा हो उसको बंद करो, और अब जो है यहाँ पे भारत में 16 राज्य और 3 यूटीज बनाए गए। आई बात समझ में? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये ध्यान रखना। अब वो कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे, वो अब आपको देखना है। स्पीड से तो नहीं हो रहा है, ये चीज मैं कल भी समझा चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में, अभी भी दोबारा समझा चुकी हूँ, तीसरी बार आप रिवाइज कर रहे हो। 14 रेशियो का था ना? हाँ मैं बताती हूँ, आप बोल रहे हो ना 14 और 6 का रेशियो, ये था आपके, ये अनुशंसा की थी, मतलब ये एक वो माना था, एक ऐसा मान के चलो कि ये सोच के चले थे कि हम इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन जब बना तो 16 राज्य बने थे, 16 राज्य बने थे। आई बात समझ में? 14 और 16 का रेशियो ये था। चलिए
तो 1950 in 1956 पार्लियामेंट पास द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। द एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन। ठीक है, फजल अली आयोग के आधार पर बना था। चलिए यहाँ पे हमने देखा, तो ये एक मिनट गलत हो गया ना, यहाँ पे 14, हाँ 16 नहीं थे, 14 थे, इसको तो करेक्ट कर देना, 14 है, 14 हो गए यहाँ पे। 14 राज्य और ऊपर जो है ना यहाँ पे भी इसको करेक्ट कर देना, 14 राज्य, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज, ये इसको 6 करना। ठीक है, 6 यूटीज बने थे और 14 राज्य बने थे। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब वो राज्य कौन कौन से बने थे, वो राज्य कौन कौन से थे जो बने थे आपके, तो राज्य बने थे आपके 14 राज्य कौन कौन से थे, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ये आपके कितने थे, 7 और कितने, 14 राज्य हो रहे। तो ये 14 राज्य, अब आपको याद रखना है कि उस टाइम पे कौन कौन से 14 स्टेट्स थे, ये याद रखना है। और इनसे टूट के कौन से राज्य बने और कब बने, किससे टूट के बने, ये आपको याद रखना है। फिर अगर मैं यूटीज की बात करूं तो ये आपके यूटीज हो गए। आज की डेट में दिल्ली आपका यूटी भी है और स्टेट भी है। हिमाचल प्रदेश आज की डेट में यूटी नहीं है, स्टेट है, तब वो यूटी था। मणिपुर आज की डेट में स्टेट है लेकिन यूटी नहीं है। त्रिपुरा भी आपका, ये आपके उस समय यूटी थे लेकिन अब नहीं है। ये दोनों भी आपके उस समय यूटी थे लेकिन अब नहीं है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आपके आज भी क्या है, यूटीज है। दिल्ली भी आपका यूटी है। तो ये जो आपका यूटी बने। फिर आपके दादरा नागर हवेली, दमन दीव है ना, पुडुचेरी, तो ये आपके बने। तो ये आपको देखना है कि 14 राज्य थे और ये 14 राज्य और 6 यूटी थे। 14 राज्य 6 यूटी, याद रखना कि उस टाइम पे यूटी कौन कौन से थे और आज की डेट में ये राज्य के दर्जे पे। इतना समझ में आया कि राज्य का गठन किस तरीके से हो, प्रशासन के आधार पर और वित्त के आधार पर यहाँ पे हो रहा है। चलिए अब देखो पहला पॉइंट, क्या है यहाँ पे देखो, 1960 में बंबई से गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने। महाराष्ट्र और गुजरात कब बने, 1960 में। किससे टूट के बने, बंबई से। मैप बनाने की जरूरत तो नहीं है, मैप तो है ना आप लोगों को याद। 62 में नागालैंड बना असम से टूट के। 66 में पंजाब से टूट के हरियाणा बना। 1970 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बना दिया गया। ये ध्यान रखना कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश क्या था, यूटी था। 1970 में आपको क्या मिल गया, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। 71 में मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। मणिपुर और त्रिपुरा क्या थी आपकी, यूटी से, उनको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आगे देखो इसके बाद 71 में हमने देख लिया। 75 की मैं बात करूं तो 75 में क्या लिखा हुआ है, 75 सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। 86 में मिजोरम जो है बना किससे, असम से टूट के मिजोरम बना है। 86 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 87 में गोवा पूर्ण राज्य से प्राप्त हुआ। 2000 में उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से अलग होगा, झारखंड बना बिहार से अलग होगा और छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2000 में आपका कौन से 3 राज्य बने हैं, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से अलग होके बने हुए हैं। 2014 में लेटेस्ट अभी बना है जो कौन सा है, तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश से अलग होके। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है इतना सबको, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका पहला जो भाग था, भाग पहला हमने पढ़ा था केंद्र और उसके संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये आपका कंप्लीट होता है। अभी तक किसी को कोई डाउट पूछो, देखो पूछो, पीछे देखो, आज आ गए फिर कॉपी, लिखना उसे प्रॉपर वे में काम करना उसमें। देखो जरा, उसके बाद हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे आपका नागरिकता।
नागरिक कौन होता है? हम लोग। अब यहाँ पे कोई मैं फॉरेन कंट्री का व्यक्ति बैठा दूं तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? क्यों? हो सकता है। कैसे? तुम लोगों के पास आधार कार्ड है तो क्या हो गए तुम भारत के नागरिक? किसी फॉरेन व्यक्ति के पास आपका नागरिक आपका आधार कार्ड नहीं है तो वो भारत का नागरिक नहीं। तो जिस व्यक्ति के पास भारत में रहने का कुछ प्रमाण है वो क्या हो गया? नागरिक। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। एक होता है आपका नागरिक और एक होता है आपका व्यक्ति, है तो दोनों एक ही, फर्क क्या है? एक होता है नागरिक और एक होता है व्यक्ति। कोई मुझे समझा सकता है क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस? व्यक्ति और नागरिक। क्या व्यक्ति हो वो नागरिक, और पर्सन व्यक्ति टाइप है ना। तो यहाँ पे देखो, अब हम जो है आपका जो है यह आपका जो है पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है जो कि आपका सिटीजनशिप से संबंधित है। अब मैं बात करूँ इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय जो है भारत, अब देखो भारत आजाद हुआ है, दो राष्ट्र बने हैं, पाकिस्तान और भारत। कुछ राज्य जो है, कुछ लोग जो है पाकिस्तान में रहते हैं भारत के, कुछ पाकिस्तान के भारत में रहते हैं। अब कंडीशन ये है कि भाई उनको भारत की नागरिकता चाहिए, तो कैसे मिलेगी, किस तरीके से नागरिकता मिलेगी, तो वो हमने इसमें देखना है। तो फिलहाल आपको याद रखना है 1 से लेके 4 तक आपके किस में है? आर्टिकल भाग 1 में है। अब मुझे 1 बाय 1 करके कौन बताएगा कि जिसको 1 से लेके 4 तक सारे आर्टिकल्स याद हो गए हैं विद एग्जाम्पल्स, सब क्लॉसेस भी हो और एग्जाम्पल्स भी हो, मैंने जो नोट्स में आपको बताया था। पीछे तो नहीं देखना था, इसीलिए तो लिखवाया था कि याद करो। अनुदीप जी कॉपी बंद करो, इधर चलो ठीक है, इधर कॉपी बंद, कॉपी बंद। अब थोड़ा क्वेश्चंस भी होने चाहिए ना, पता चले कि तुम लोगों का माइंड कितना काम कर रहा है। बताओ मुझे, कौन बताएगा किस पे है इतना दम कि मुझे 1 से लेके 4 तक के सारे आर्टिकल्स बता दे जो आप नहीं बताएंगी, आप नहीं बताओगे, बाकी के बच्चे जो कल की क्लास में उपस्थित थे वो मुझे आंसर देंगे। परिधि से स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, परिधि को देख के मुझे एक चीज याद आई है, आपने फॉर्म फिल, अभी तो फॉर्म आया नहीं, फिल कर लेना उस फॉर्म को जो मैंने बताया था। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट प्लस फैमिली कोर्ट में कनिष्ठ सहायक, यानी कि इन रफ लैंग्वेज में बोले तो क्लर्क, और मैं बात करूं स्टेनोग्राफर के, दोनों की टोटल जो है 398 पोस्ट निकाले हैं। 15 जून को इसका नोटिफिकेशन आया है। अब मैं यहाँ पे व्यर्थ नहीं बता रही हूँ, कोई भी फिल कर सकता है। अगर आपकी एज क्या है, अगर आप 21 से 35 वर्ष के बीच में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 22 जून से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम होगा आपका 23 अगस्त को। 22 जून से आपके फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे और एग्जाम होगा आपका 23 अगस्त को। आई बात समझ में? तो ये इंफॉर्मेशन फ्री की नहीं दी है, आप लोग पढ़ लेना इसके लिए। आई बात समझ में? सेम चीज है, मैथ्स रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, जीएस आता है, उत्तराखंड आता है। जो चीज आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो वही चीज आती है, बस सिलेबस एक ही रहता है। आप ग्रुप सी दो चाहे पीसीएस के पेपर्स दो, सिलेबस विल बी सेम। आई बात समझ में? तो ये मैंने आपको बता दिया है। फैमिली कोर्ट और सिविल कोर्ट में जो आपके कुटुंब न्यायालय और जो आपके सिविल न्यायालय होते हैं, यहाँ पे वैकेंसीज निकाली। किस किस को पता था? ये सबको पता था इधर, बाकी बीच में इधर नहीं पता था ना। हाँ, तो जिन बच्चों को नहीं पता था वो कर लेना इसको। चलिए, अब मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, फिर भी मेरी गाड़ी क्वेश्चन पे अटकी हुई है। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन का आंसर्स दो मुझे। इधर फ्रंट बेंच पे कौन है? आपका नाम क्या है? हाँ, साक्षी को छोड़ के बाकी मुझे बताएंगे। इधर हिस्ट्री वाले और बच्चे भी है बैठे सामने।
आप बताओ क्या नाम था आपका? निधि, नंदनी, हाँ नंदनी बताएंगी मुझे। कल की क्लास में तो नहीं थी आप। हाँ कल की क्लास में पढ़ा था ना, बताओ। बॉयज की मेजोरिटी कम है, तो अपनी इज्जत अगर अपने हाथों में रखनी है तो आंसर्स दो। गर्ल्स कितनी है? 6। इज्जत प्यारी है तो आंसर्स दो। चलो कोई सा भी एक आर्टिकल बता दो, बता दो। कच्चा पक्का याद है तक ना? सितंबर। आप एलिजिबल है अभी एग्जाम देने के लिए? ग्रेजुएट हो गए हो ना? डिग्री मतलब कि ऑनलाइन मार्कशीट भी आ जाएगी तो आप उसके बेसिस पे भी एग्जाम फिल कर सकते, फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मतलब जब तक फॉर्म आएंगे तब तक एलिजिबल हो जाओगे। सितंबर अक्टूबर अपर पीसीएस है, अपियरिंग नहीं होता है। कनिष्ठा एक्ट में सिर्फ आपकी एज 21 है, जब आप ना 21 साल के हैं ना जब आप ग्रेजुएट है, तो आप मस्त आराम से अपनी जिंदगी जियो। स्टेट का है, हाई कोर्ट स्टेट का है ना, नैनीताल हाई कोर्ट में। तो एरिया वाइज दिया उसने, आप अपने ब्लॉक के अपने। नहीं ये दूसरा वाला कनिष्ठा है, ये हाई कोर्ट वाला है। जो 569 पे आने वाली है वो पोस्ट, वो अलग दूसरा कनिष्ठा है। वो 12 पास होता है, 18 प्लस उसकी एज होती है। हाँ तो मुझे बेस परिधि बताएंगे आर्टिकल नंबर 4। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था आप सबको कि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। ये मेरा पता नहीं, इसको तुम कुछ भी समझो पर मेरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 4 लिखा था कल, घर पे जाके कॉपी खोली या फिर फेंक दी ऐसी कि बैग ही फेंक दिया? अनुदीप, आर्टिकल 4। आपका नाम क्या है? सपना जी बताएंगे मुझे आर्टिकल 4। आपने तो पहले पढ़ा भी है, कल आप बोल रहे थे, बताओ मुझे। इधर नहीं, नहीं एग्जैक्ट जो उसकी लाइन है, एग्जैक्ट जो लाइन है वो ये कहता है कि आर्टिकल 4 के तहत, आर्टिकल 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी चेंजेस हुए वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी, भले ही वो अनुच्छेद अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन करते हो। आर्टिकल 3 बताओ मुझे, कौन बताएगा? आर्टिकल 3 जोर से बोलो ताकि क्लास में सबको सुना। अनुदीप बताएंगे, अनुदीप जोर से बोलो। और नाम परिवर्तन कर सकती है, 2 क्षेत्र को 1 कर सकती है, 1 क्षेत्र से 2 कर सकती है ना? इसमें कौन सा एग्जाम्पल हमने देखा था? बांग्लादेश। एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया था ना, बट मैंने एक नोट पे स्पेशल करवाया था, 7वां संविधान संशोधन 2015 बांग्लादेश के और भारत के बीच में सीमाएं साझा हुई थी, ये बताया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया था? 75। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था वो? 34 तो कहीं है ही नहीं उसमें। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। 74 में उसको सहायक राज्य का दर्जा दिया था, है ना? चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब देखो, अब जो है यहाँ पे हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं आपका नागरिकता। हाँ नहीं, आर्टिकल 2 ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग एरियाज है, जो ऑलरेडी नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनका निर्माण कर सकता है। भारत के अंदर जो एग्जिस्ट नहीं करते उनका निर्माण कर सकता है। आर्टिकल 3 कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी एरिया को, जो एग्जिस्टिंग एरियाज है भारत में, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि घटा सकता है, बढ़ा सकता है। किन्हीं 2 राज्यों को 1 राज्य बना सकता है और किसी 1 राज्य से 2 राज्य बना सकता है। हाँ लेकिन ये एक, हमने इसमें केस देखा था, यहाँ पे क्वेश्चन उठा था बेरूबारी वाद में 1960 में।
इसमें कहा था कि क्या संसद के पास ये अधिकार है, क्योंकि जब उन्होंने बांग्लादेश और भारत के बीच में लैंड बाउंड्री शेयर कर दी थी एक दूसरे की, क्योंकि वो कन्फ्लिक्टेड एरियाज था। तो यहाँ पे बेरूबारी वाद होता है, बेरूबारी वाद बनाम संघ राज्य, इस तरीके से हम केस पढ़ते हैं ना, केसेस कि बनाम भारत सरकार, बनाम ये सरकार, अलाना फलाना। तो यहाँ पे 1960 में एक केस उठा था, इन्होंने कहा था कि बेरूबारी के साथ जब हमने लैंड बाउंड्री शेयर कर दी थी, तो यहाँ पे ये हुआ कि क्या संसद के पास अधिकार है कि वो भारत राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र के साथ मिला सकती है। तो हाँ, हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, वो केस तब से चल रहा था, तो 2015 में जाके हमने जो है सीमाएं साझा कर दी, क्योंकि हमारी वहां पे कैसा है, कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, सेट नहीं हो रही। एक घर बांग्लादेश में भी आता है तो भारत में भी आता है, अब वो ना बांग्लादेश के बोलते खुद को, ना भारत के बोलते, तो वहां पे इस वजह से था। तो कुछ गांव थे जो भारत के बांग्लादेश में गए, कुछ गांव बांग्लादेश के थे जो भारत में आए। अब वो गांव इसलिए आए क्योंकि उस बांग्लादेश के उस गांव में भारतीय लोग रहते थे और भारत के इस गांव में बांग्लादेशी लोग रहते थे, इसलिए जो है यहाँ पे हमने सब बराबर कर दिया कि जो बांग्लादेश का है वो बांग्लादेशी होगा, जो भारत का है वो भारतीय होगा। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं हम आर्टिकल नंबर भाग 2 की ओर मूव कर रहे हैं हम, और भाग 2 में आपके अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक आएंगे। याद रखना, 1 से लेके 4 तक पार्ट ए में है, 5 से लेके 11 तक पार्ट 2 में है, 12 से लेके 35 तक आपके भाग 3 में है। चलिए, तो भाग 2। अब यहाँ पे देखो, नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन है, तो नागरिकता में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई भारत का नागरिक होगा कौन, आखिर वो कौन व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भारत का नागरिक कौन है, जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो। अब आप लोगों को भारत की पूर्ण सदस्यता है, आपके पास भारत में आधार कार्ड है, आप भारत में वोटिंग राइट्स है, आपके पास भारत में जो भी इलेक्शन होते हैं आप उसमें शामिल हो सकते हो। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि हम भारत के सदस्य हैं। जो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा भाव रखता हो, आपके मन में अपनी सरकार, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति श्रद्धा भाव है, हाँ कि भाई सबसे सर्वोच्च कौन है, संविधान है, संविधान से इतर कोई है ही नहीं, सबसे बड़ी रूलिंग बॉडी कौन है, आपकी संविधान। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा भावना रखता हो, संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त हो। आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भी 2 प्रकार के, जो फंडामेंटल राइट्स है वो कुछ भारतीयों को कुछ स्पेशली जो है भारतीयों के लिए रिजर्व है, और कुछ जो है किनके लिए, फॉरेन से जो व्यक्ति आएगा उनके लिए भी रिजर्व है ना। तो यहाँ पे मैं पहले आपको ये चीज समझा दूं कि व्यक्ति मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, अब कोई विदेशी मूल का व्यक्ति अगर भारत में है तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, वो भारत में एक व्यक्ति कहलाया जाएगा। नागरिक की बात करूं तो नागरिक कौन होगा, जिसके पास किसी भी देश की क्या हो, पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो। आई बात समझ में। जैसे भारत का नागरिक कौन होगा, जिसके पास भारत का आधार कार्ड हो, भारत में जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सम्मिलित हो। तो व्यक्ति और नागरिक में डिफरेंशिएट रखना। मैं जहाँ पे व्यक्ति की बात करूंगी इसका मतलब वहां पे फॉरेन व्यक्ति भी शामिल होगा, है ना। जहाँ पे मैं नागरिक की बात करूंगी तो नागरिक मतलब होगा जो भारतीय देश का या फिर किसी देश का नागरिक है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे फॉरेन से जो अमेरिका से लोग घूमने आते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, वो भारत में अमेरिका के व्यक्ति होंगे, ये भारत में व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पे ये देखो, संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त हो गए। संविधान में आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, संपत्ति का अधिकार, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड द राइट टू रिलीजन एंड कल्चर। तो इस तरीके से आपके पास भारत में 6 प्रकार के अधिकार है। तो अगर आपके पास इन 6 प्रकार के अधिकारों का आपके पास अधिकार है कि हाँ भाई ये मेरे 6 प्रकार के अधिकार है, ये मेरे अधिकार है, तो आप क्या होंगे, भारत के नागरिक। संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त हो, संविधान में यानी कि भारत सरकार ने, भारत के संविधान में जो भी अधिकार आपको किसी भी व्यक्ति, किसी नागरिक को दे रहे, अगर वो आपको भी मिले हुए तो आप इसका मतलब नागरिक हो। भारत में एकल नागरिक, ये इंपॉर्टेंट है, लिखा है यहाँ पे कि भारत में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का यहाँ पे प्रावधान है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भारत में सिंगल सिटीजन का यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप अमेरिका, रसिया, युगांडा, जितने भी देश है इनकी जो है नागरिकता नहीं ले सकते। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही नागरिक रहेंगे।
अगर आपको अमेरिका, रसिया, बाहर अगर किसी देश की नागरिकता लेनी है तो आपको भारत की नागरिकता को त्यागना होगा, तब जाके आप वहां नागरिक बनोगे। तो ये याद रखना कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से देश में है? ब्रिटेन में भी है ना। अगर मैं जैसे अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में एक तो यूएसए है, जिसको हमने क्या बनाया, यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया। अब अमेरिका के अंदर भी अलग अलग राज्य है ना। तो इस अमेरिका के अंदर ये मान लो एक राज्य है, तो इस राज्य के जो लोग होंगे इनके पास इस राज्य की अलग नागरिकता है, और जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट बना उसकी एक अलग से नागरिकता है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के लोगों के पास क्या है, दो नागरिकता है, एक तो अपने स्टेट की और एक यूएसए की, जो उन्होंने पूरा संघ बनाया है। आई बात समझ में? तो जैसे भारत है, तो भारत में ऐसा तो नहीं है कि भाई आप उत्तराखंड के नागरिक है, आप उत्तराखंड में हो चाहे तेलंगाना में हो, उत्तर प्रदेश में हो, भारत की किसी भी राज्य क्षेत्र में हो, आप भारत के ही नागरिक कहलाए जाओगे, क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ। आप बोल सकते कि उत्तराखंड का निवासी हूँ, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, है ना, क्या रहती हूँ, इस तरीके से। तो अमेरिका में कैसा है, अमेरिका में जो स्टेट्स है उनकी एक अलग नागरिकता है, और जो यूनियन स्टेट्स है उसकी एक अलग नागरिकता है। आपको समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे मैं बात करूं तो भारत में जो है सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो इतना समझ में आया कि कौन होता है। चलिए, who is citizen? A person who enjoy full membership of state, a person who remains loyal to the Constitution of India, a person who is entitled to all rights granted by the Constitution. India follows the principle of single citizenship, which has been adopted from the constitutional system of the United Kingdom, Britain. इतना समझ में आया? चलिए, अब देखो आर्टिकल 5 कहता है, आर्टिकल 5, अब देखो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, ये 4 आर्टिकल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकता से संबंधित है। अब इनके बीच में क्या इनके अंदर क्या प्रोविजन है, वो एग्जैक्ट आपको वर्ड टू वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ओवरऑल नॉलेज रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो है आर्टिकल 5 कह रहा है, आर्टिकल 5 कहता है आपको अधिवास द्वारा नागरिकता ग्रहण। अधिवास मतलब कि डोमिसाइल। अब देखो अधिवास मतलब होता है, देखो क्या लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पूर्व भारत में रहा हो। देखो, ऐसा व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पूर्व भारत में रह रहा हो तथा 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरी करता हो, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। क्या है इसमें कंडीशन? इसमें बोला गया है ये कहता है कि भाई संविधान कब लागू हुआ आपका? 49 कौन कह रहा है भाई? 49 लिखू या 50 लिखू? आप बताओ परेगी क्यों? क्यों मैं 49 क्यों नहीं लिख सकती इसमें? बताओ जी, बताओ, क्या मैं 49 क्यों नहीं लिख सकती इसमें? कौन बताएगा मुझे? अनुदीप बताएंगे। सुना, 49 में तो बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, संविधान दिवस। 26 जनवरी को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमने 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया था। 1950 को हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ना। चलिए, तो उससे अगर संविधान लागू होने से पहले, अगर संविधान लागू होने से पहले, एक मिनट, इसको कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, यहीं से देख लो तुम। देखो, जब 1950 में संविधान लागू हुआ और उससे पहले आपका संविधान लागू नहीं हुआ था, तो उससे पहले जो व्यक्ति भारत में रहता है,
उसे तो उसको तो नागरिकता मिलेगी, क्योंकि वो संविधान जब लागू हुआ था उस समय भारत का नागरिक था, उस समय भारत का सदस्य था। लेकिन अगर उसने संविधान लागू होने के बाद भारत में आया है, भारत की नागरिकता को लिया है, भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उस कंडीशन में कैसे उसको नागरिकता मिलेगी? इतनी बात समझ में आ रहा है? भारत संविधान लागू होने से पहले जो व्यक्ति भारत में है वो तो रहेगा भाई नागरिक, लेकिन जो संविधान लागू होने के बाद भारत में आ रहा है, भारत में नागरिकता लेना चाहता है, उसको कैसे मिलेगी? तो या तो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ये जो भारत का राज्य क्षेत्र है ना, इसमें जन्मा हो, या उसके माता पिता में से कोई जन्मा हो, है ना, या फिर माता पिता में से कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ये तो हमने देखा। यदि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति भारत में रह रहा हो, इन आधारों पर किसी व्यक्ति को जो है नागरिकता मिलेगी। या तो वो भारत में जन्मा हो, उस आधार पर उसको नागरिकता मिलेगी, या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, उस आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। और यदि संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति भारत में रहता हो, इस आधार पर जो है नागरिकता मिलेगी। अब जो है ये आपको पॉइंट याद रखने की जरूरत है या नहीं, ये क्वेश्चन आ रहा होगा, बस समझ लो। अब अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना, खुद से समझ में आ रहा है कि भाई जब तक भारत में संविधान लागू नहीं हुआ है, जिस दिन भारत में संविधान लागू हुआ उस दिन अगर जितने भी लोग भारत में हैं वो सब क्या होंगे? नागरिक होंगे। आ रही बात समझ में? अगर उसके बाद कोई 1951 में कोई भारत का नागरिक बनना चाहता है तो किस आधार पर बनेगा? अब जो 1951 में पैदा हुआ है, सवाल ये कि जो 1951 में पैदा हुआ उसको भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं? तो उसको मिलेगी, क्योंकि भारत राज्य क्षेत्र के अंदर जन्म ले रहा है। दूसरा, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान में और वो 5 साल बाद भारत में आ रहा है, 5 साल मतलब कोई बच्चा है 5 साल का है, वो 5 साल बाद 1951 में 6 साल का है और वो भारत में आता है, तो क्या उसे भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं? नहीं मिलेगी। किस आधार पर मिलेगी? क्योंकि उसके माता पिता अगर उसके माता पिता भारत में जन्मे होंगे तो वो उसको नागरिकता मिल जाएगी, माता पिता के आधार पर भी उसको नागरिकता मिलेगी। दूसरा कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द लास्ट 5 ईयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या वो भारत में नहीं जन्मा है या उसके माता पिता भी नहीं जन्मे हैं, लेकिन अगर 1950 में संविधान लागू हुआ है और 1945 से वो भारत में रहता है तो उस आधार पर उसको नागरिकता मिलेगी। इतनी समझ में आई बात कि 5 साल पहले जो है भारत में रहता हो, 5 साल से भारत में रह रहे, तो यानी कि उसको भारत नागरिकता लेनी है तो 1945 में आ जाना चाहिए। अब कंडीशन कि अगर वो 45 में आया ही नहीं, उसको अकल अब आई है कि भाई मेरे को नागरिकता चाहिए, भारत की नागरिकता चाहिए, ना वो भारत में जन्मा है, ना उसके माता पिता भारत में जन्मे हैं, ना वो भारत में 5 साल से रह रहा है, बट फिर भी उसे भारत की नागरिकता चाहिए, तो किस आधार पर मिलेगी? उसके लिए आर्टिकल 6 बना। आई बात समझ में? उसके लिए आपका आर्टिकल 6 बना, और आर्टिकल 6 में क्या प्रोविजन थे ये अब हम देखेंगे। आर्टिकल 6 में कहा कि पाकिस्तान से भारत प्रवासन करने वाले, प्रवासन मतलब जो होता है माइग्रेशन बोलते हैं इसको, माइग्रेशन, पाकिस्तान से भारत प्रवासन करने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है, तो जब वो पाकिस्तान से भारत में आएगा, भारत में माइग्रेट होके आएगा, तो उसको जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान तथा पुनः पाकिस्तान से भारत प्रवासन, यानी कि कुछ ऐसे सरफिरे होते हैं कि भारत से पाकिस्तान तो आ गए, भारत से पाकिस्तान चले गए कि भाई हम भारत के सदस्य नहीं बनना चाह रहे, पाकिस्तान का सदस्य बनना चाह रहे। पाकिस्तान में रह के उनको अकल आएगी भाई हमें जो है दोबारा भारत जाना है, तो जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है और पाकिस्तान से दोबारा भारत में आया है, उसको जो है आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता मिलेगी। अब क्या प्रावधान है, कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, इतना इंपॉर्टेंट रखना है बस कि आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के, है ना, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी। भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी। भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए है ऐसे प्रवासी जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भारत में रहे हो, यानी कि जैसे कि मैं बात करूं ये किससे संबंधित हो गया? आर्टिकल 8,
नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, NRI ना, कि जो हाँ इंडियन तो है लेकिन वो काफी सालों से भारत से दूर किसी विदेशी राज्य में रहते हैं। आ रही बात समझ में? तो उनसे संबंधित ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत मूल के व्यक्तियों के लिए है, मतलब ये देखो NRI है, भले वो इंडिया में नहीं रहता लेकिन भारतीय मूल का तो है। जैसे आपके सुंदर पिचाई हो गए और सुनीता विलियम्स है तो भारत में तो जन्मे है वो, है ना, भारतीय तो है लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज में रहते। तो अब इसको भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन किस आधार पे मिलेगी? तो किस आधार पे? अगर इसके माता पिता भारत में जन्मे हो या नाना नानी दादा दादी में से कोई भी भारत में जन्मा हो तो उसको जो उस आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, और भी इसमें पॉइंट्स है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि क्या क्या इसमें कहा गया है। आ रही बात समझ में? क्लास आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना जवाब दो, जोर से आवाज नहीं आ रही है। नींद आ रही है? पानी पियो खूब, जिसको नींद आ रही है पानी पियो। ये यही कहता है अ पर्सन हु, अच्छा ये मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, ये वाला ना पेज जो है मैं इंग्लिश में नहीं लिखा, इंग्लिश में नहीं किया मैंने ये। चलो 8 तक हमने पढ़ लिया है। अब 9 क्या कहता है? अ पर्सन हु वॉलेंटरी acquires the citizenship of foreign state shall not be considered a Indian citizen of India। मतलब आर्टिकल 9 इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 9, 10 और 11 इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश की नागरिकता को लेता है, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, अगर आप में से कोई, आप जो है भारतीय नागरिक है, अगर आपको जो है फॉरेन में जॉब लग गई, अब तो बात सही है, फॉरेन में लग गई, आप अभी भी नागरिक भारत के हैं लेकिन आप जॉब फॉरेन में कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको समझ में आया कि भाई क्यों ना अब हम इस अमेरिका की ही जो है नागरिकता ले ले, या फिर आप कनाडा में है तो वहां की नागरिकता ले ले, रसिया में तो वहां की नागरिकता ले ले, ऑस्ट्रेलिया में तो वहां की नागरिकता ले ले, है ना। आपकी फॉरेन में जॉब लगी, आपने कुछ सालों बाद उस देश की नागरिकता ले ली, तो नागरिकता को लेने से पहले, उस देश की नागरिकता को लेने से पहले आपको भारत की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ पे यही लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो वो स्वतः ही भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा। सारी बात समझ में? आर्टिकल 9 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है एवरी पर्सन हु इज और इज deemed to be a citizen of India under the provision of this part shall continue to be such a citizen subject to any law made by parliament। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में नागरिक है तो भारत में नागरिक तो है लेकिन किस आधार पर है? कोई ना कोई कानून जो है संसद के द्वारा बनाया गया होगा, उस कानून के तहत वो भारत का नागरिक है। जैसे हम लोग, आप लोग जितने भी भारत में नागरिक है वो सब कौन से कानून के तहत है? 1985 का भारत नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप रूल जो 1955 में आया था, उसके तहत हम सब भारत के नागरिक थे। एवरी पर्सन हु इज और इज ड्रीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट shall continue to be such a citizen subject to any law made by parliament। इस भारतीय संसद के द्वारा, किसी भी कानून के, भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून के तहत आप क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। आ रही बात समझ में? आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन एंड ऑल द अदर मैटर्स रिलेटिंग सिटीजनशिप। अब जब आप 1985 के भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत भारत के नागरिक हैं तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो आपकी नागरिकता को छीन भी सकती है और आपको नागरिकता दे भी सकती है। लिखा है ना एक्विजन, एक्विजन मतलब एक्वायर करना, कि आप नागरिकता को किस तरीके से ग्रहण कर सकते हो। टर्मिनेशन, तुम्हारी नागरिकता छीन भी सकती है। अब तुम्हारी नागरिकता छीन, चलो ये बात समझ में आ रही है, नागरिकता तो दे दी, चलो देने की बात तो सही है, लेकिन नागरिकता छीनने का पीछे का रीजन क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि अगर आपसे कोई नागरिकता छीन रही है, आपकी सरकार आपसे नागरिकता छीन रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं? एक तो दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, दूसरा, पहला तो आपने आके दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली। दूसरा ये हो सकता है कि भाई
युद्ध का समय चल रहा है और आप जो है शत्रु देश के साथ जो है क्या कर रहे हो, उसको अपनी भारत की जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे हो, एनिमी को आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई हाँ भाई हमारी मिलिट्री ये काम कर रही है, इस तरीके से कर रही है। दूसरा कि इस वे में भी आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर खतरा हो, यानी कि आप अपनी भारत की इन्फॉर्मेशन है वो इलीगल रूप में किसी देश के साथ शेयर कर रहे हो, जो हमारे एनिमी कंट्रीज है उनके साथ अगर आप शेयर कर रहे हो तो उस कंडीशन में भारत की सरकार जो है, भारत का जो संसद है वो आपसे नागरिकता छीन सकती है। आई बात समझ में? आर्टिकल 5 क्या कहता है आपका, अधिवास द्वारा नागरिकता प्राप्त, यानी कि अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक रहेगा। अगर वो भारत में नागरिक बनना चाहता है संविधान बनने के बाद तो उसको 3 आधार पे मिलेगी, या तो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या उसके माता पिता हो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मे हो या फिर रहने वाले हो, या फिर वो संविधान लागू होने से पहले भारत में 5 साल पहले रहता हो। आर्टिकल 5 ये कहता है। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत में आना चाहता है तो उसको किस आधार पर नागरिकता मिलेगी, ये वो कहता है। अब रजिस्ट्रेशन होगा पहले, अब क्यों नहीं होगा? होगा। लेकिन कई लोग जो आपको क्या पता है, अक्षय कुमार भारत में रहता था, भारत की जो हाँ होता है अभी भी ऐसे। ये जो रूल है ना, ये 1955 का जो रूल है वो अभी तक चल रहा है, वो जब तक चलेगा तब तक आप जो है ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो है टाइम टाइम पे अमेंडमेंट होते हैं। अब नागरिकता ऐसे थोड़ी कि कोई मुंह उठा के आया उसको दे दी, उसके पीछे का पूरा उसका बैकग्राउंड देखा जाता है कि आखिर इसका मोटिव क्या है। हाँ, नॉन मुस्लिम सा उसको उनको मिलता है कि बेसिस तो कुछ नहीं होता उनका, लेकिन ये कि पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर तुम 7 साल तक भारत में टिके हो, 7 साल तक रहना पड़ता है भारत में, उसके बाद तुम्हें नागरिकता मिलती है। ऐसे नहीं मिलती किसी को भी, उसकी भी अलग रूल्स है। तो 7 साल तक तुम्हें जो है यहाँ पे पहले भारत में रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत में 7 साल से रहता है, वो भारत का नागरिक नहीं है, उसे भारत की नागरिकता चाहिए, लेकिन वो 7 साल से रह रहा है भारत में, तो जाके उसको नागरिकता मिलेगी। फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसमें कई प्रोसेसेस चलती है, उसके बाद जो कि उसको भारत की नागरिकता मिलती है। ऐसे नहीं कि भाई आज आया उसको मिल गई। वो इस बेसिस पे रहेगा कि उसके पास उस देश की किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं होगी, तब जाके वो उसके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है और भारत में 7 साल से रहता है, तब जाके उसको भारत में नागरिकता मिलेगी। अगर वो किसी दूसरे देश का व्यक्ति है और वो भारत में 7 साल से रह रहा है तो इसका मतलब तो जॉब भी कर सकता है यहाँ पे, है ना। उसको जो है वो इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकता, वो जॉब कर सकता है। आप लोग जो है किसी दूसरे देश में 10-20 साल जॉब करके आ गए हो, फिर भारत वापस आए, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप 10-20 साल वहां रहे आपको वहां की नागरिकता मिल गई, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर कोई भारत में व्यक्ति रहता है तो उसको जो है नागरिकता अलग अलग बेसिस पे मिलती है। अब वो बेसिस कौन कौन से होते हैं, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, ये आगे हम देखेंगे कि नागरिकता किस बेसिस पे मिलती है, ये इसके बाद वाला टॉपिक है, ठीक है, अभी नहीं। चलिए, तो मैं बात कर रही थी आपका आर्टिकल 5 हमने देख लिया। आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 कहता है आपका कि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से पुनः भारत आता है, उस आधार पर नागरिकता किस हिसाब से मिलेगी। आर्टिकल 8 कहता है आपका जो एनआरआईज होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, लेकिन अगर वो लेकिन उनको नागरिकता किस आधार पर मिलेंगे, उनके जन्म के आधार पर, या तो उसके दादा दादी रहते हो, माता पिता रहते हो, नाना नानी रहते हो, इस आधार पर, है ना। दूसरा आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं होगा। आर्टिकल 10 कहता है कि अगर जो आप लोग भारत के नागरिक हो तो आप भारत के नागरिक हो, लेकिन किसी न किसी कानून के द्वारा नागरिक हो, संसद के द्वारा कोई ना कोई ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत आप भारत के नागरिक हो। 11वां कहता है कि भाई संसद के पास ये अधिकार है कि वो आपकी नागरिकता को टर्मिनेट भी कर सकती है और एक्वायर भी कर सकती है, एक्विजन, यानी कि आपको संसद जो है नागरिकता दे भी सकती है और आपसे नागरिकता छीन भी सकती है। वो किस बेसिस पे, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि आप देश की कुछ राष्ट्रवादी जो आपसे जो राष्ट्र की हित है,
अगर वो उनसे नुकसान हो रहा है, राष्ट्र को नुकसान हो रहा है तो। चलिए अब जो है ये हमने देखा ना कि आर्टिकल 11 देखा हमने कि संसद का अधिकार है कि वह नागरिकता अर्जन तथा नागरिकता समाप्ति संबंधी कानून बना सकती है। तो नागरिकता किस आधार पे मिलेगी, वो उससे संबंधित जो है आपका 1955 का एक नागरिकता अधिनियम आया था। इसके तहत नागरिकता अगर किसी व्यक्ति को लेनी है तो 5 आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी, और नागरिकता को अगर आपको समाप्त करना है तो 3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। आपका जो क्वेश्चन था ना वो ये है, पंजीकरण के आधार पर उसको नागरिकता मिलेगी, वो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप उसको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। तो नागरिकता को अगर आप कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को लेना चाहता है तो कैसे, जन्म के आधार पर मिलेगी, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। देखो आगे देखते हैं, नागरिकता को अगर समाप्त करना है तो परित्याग, प्रवासन और वंचित किया जाना। इतना बात समझ में आया। चलिए तो ये नागरिकता अधिनियम कहता है कि भाई एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बेसिस ऑफ 5 मोड, बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंट, बाय देशीकरण भी बोलते हैं इसको, नेचुरलाइजेशन भी बोलते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन। तो ये 5 तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 का, उसके तहत 5 कितने प्रकार से नागरिकता को लिया जाता है और कितने प्रकार से नागरिकता को त्याग किया जाता है। तो नागरिकता को 5 प्रकार से लिया जाता है और 3 प्रकार से त्याग किया जाता है। या तो आपकी स्वेच्छा है कि आप नागरिकता छोड़ना चाहते हो, ये सरकार आपसे छीनती है, इस आधार पर आपसे नागरिकता संबंधी दिएगी। चलिए इतनी समझ में आई। अब देखो पहले अब देखो हम देख रहे हैं कि नागरिकता जो है वो किस आधार पर मिलेगी आपको। तो नागरिकता की अगर हमें बात करें तो नागरिकता कैसे मिलेगी, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है भाई, कि अगर तुम भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे तो तुम्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लिखा है ना ये, ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक होगा। आपको समझ में आ रहा है? कोई पे आप तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप तो पहली बार पढ़ रहे हो। आपको समझ में आ रहा है? नाम क्या आपका? इसी तरह आपको समझ में आ रहा है? जहां पे नहीं आएगा पूछ लेना। पहला तो जो व्यक्ति भारत में जन्मा उसको उस आधार पर नागरिकता मिलेगी। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर यानी विदेश में होता था, उसके माता पिता भारतीय हो, वंश के आधार पर ना, उसके माता पिता दादा दादी में से कोई अगर भारत का नागरिक है लेकिन उसकी जो है उसका जन्म कहाँ, किसी फॉरेन कंट्री में जन्मा है। अब मान लो एक अमेरिका है, अमेरिका में क्या प्रोविजन है कि अमेरिका के राज्य क्षेत्र में जो भी जन्म है वो स्वतः ही अमेरिका का नागरिक हो जाता है। तो अगर आप में से जो है, अगर आप लोग कल को आप मान लो अमेरिका में जन्मे होते तो आप तो पहले नागरिक कहाँ के, अमेरिका के। तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी थी कि आप अमेरिका के नागरिक भी हो सकते हैं और भारत के नागरिक भी हो सकते हैं। अगर भारत के नागरिक बनना है, अमेरिका की नागरिकता को त्याग करना पड़ेगा, भारत की नागरिकता को अपनाना पड़ेगा। अगर आपको भारत का नागरिक नहीं बनना है तो आप स्वतः ही अमेरिका के नागरिक। अमेरिका में ये प्रोविजन है कि उनके क्षेत्र में, अगर उनके राज्य क्षेत्र में कोई भी जन्म ले गया वो स्वतः ही अमेरिका का क्या हो जाएगा, नागरिक। अब इसमें अमेरिका के बीच में, अमेरिका और इंडिया के बीच में एक ये भी पॉइंट चल रहा था कि भाई अमेरिका में क्या होता है कि लोग जानबूझ के प्रेग्नेंट होके वहां अमेरिका में डिलीवरी के लिए चले जाते हैं ताकि उनको वहां मिल जाए अमेरिका की नागरिकता। अब अमेरिका की नागरिकता मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि वहां के रिसोर्सेज पे, वहां की जो भी चीजें उन पर उनका अधिकार भी होगा, लग्जरी लाइफ मिलेगी। लग्जरी तो क्या, खैर पर भारत से अच्छी ही लाइफ वहां मिलेगी। तो ये आपका एक प्रोविजन भी चल रहा था, तो जहाँ पे अमेरिका ने इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि न केवल भारत के बल्कि भारत और अन्य देश के जो लोग हैं वो अमेरिका में जानबूझ के डिलीवरी के लिए जाते हैं ताकि हमारे बच्चे को जो है क्या मिल जाए, वहां की नागरिकता मिल जाए। तो वही बात, चलो यहाँ पे दूसरा देखा जाए तो वंश के आधार पर आपको पता है, वंश यानी डिसेंडेंट, आपके माता पिता दादा दादी में से कोई अगर भारत का व्यक्ति है और आप भारत से बाहर किसी दूसरे देश में जन्मे हो तो आपको किस आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। आ रही बात समझ में नवीन? चलो ये देखो, ये है पंजीकरण। ये था ना आपका रजिस्ट्रेशन, कि अगर कोई व्यक्ति जो है भारत का नागरिक बनना चाहता है तो किस आधार पर बनना चाहता है ना। कौन नागरिक बन सकते हैं? भारतीय मूल का, जो लंबे समय भारत में रह रहा हो, लंबे समय से भारत में रहता हो, ठीक है। अगर वो लंबे समय से भारत में नहीं रहता है तो उसको भारत में आके रहना पड़ेगा, कुछ समय उसको यहाँ बिताने पड़ेंगे, उसके बाद वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन डाउट क्लियर हुआ जिसका था आपका
इधर दिया, दोनों का क्लियर हो गया। चलो, भारतीय मूल का व्यक्ति यदि 7 वर्षों से रह रहा हो तो वो पंजीकरण के माध्यम से आवेदन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भारतीय से विवाह कर ले तथा 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो पंजीकरण के माध्यम से यानी रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी वो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। या तो वो किसी भारतीय के साथ शादी कर दे या वो 7 साल से भारत में रहता हो। भारतीय नागरिक को अल्पायु के बच्चे या भारतीय माता पिता के बच्चे के लिए, तो ये देख लेना आप इसमें। तो रजिस्ट्रेशन हमने देख लिया कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर किस तरीके से किया, तो किसी इंडियन से शादी कर ले या तो इंडिया में काफी लंबे समय से रहता है और लंबा समय यहाँ पे बिताने के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन करे कि भाई मुझे भारत का नागरिक बना दो। उसके बाद फिर अपनी उनकी अलग प्रोसेस चलती है, लगभग साल 6 महीने लग जाते हैं, उसके बाद जो है भारत का नागरिक मिलता है। ठीक है, चलिए, ये तो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ये था। देशीकरण के आधार पर देखो, देशीकरण के आधार पर केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है जो कानूनी रूप से भारत में निम्नलिखित बिंदुओं को पूर्ण करता हो। अगर केंद्र सरकार जो है किसी व्यक्ति को नागरिकता दे रही है तो किस आधार पर देगी? ऐसे व्यक्ति को ही इस माध्यम से नागरिकता मिल सकती है कि उस व्यक्ति के देश में भारतीयों के लिए देशीकरण के माध्यम से नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं हो। मतलब मान लो ये किसके लिए? फॉरेन कंट्री के लोगों के लिए, यानी कि विदेशी लोगों के लिए। जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, फॉरेन के जो लोग हैं, एनआरआई है, कोई दूसरे देश का एनआरआई है, उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो किस तरीके से ऐसा व्यक्ति जो इस माध्यम से नागरिकता मिल सकती है कि उस व्यक्ति के देश में, जिस देश में वो व्यक्ति रहता है, या ध्यान दो, जिस देश में वो व्यक्ति रहता है उस देश में भारतीयों के लिए देशीकरण के माध्यम से नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं हो। देशीकरण यानी कि आप नेचुरलाइजेशन, यानी कि अगर कोई मान लो मंगोलिया है, मंगोलिया के व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए, तो उस आधार पर पहला पॉइंट तो ये है कि मंगोलिया के उस व्यक्ति को नागरिकता तब ही मिलेगी जब वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के देश में भारत के लोगों के लिए देशीकरण के माध्यम से कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नेचुरलाइजेशन या नेशनलाइजेशन के माध्यम से कोई प्रावधान है ही नहीं। देशीकरण समझ में नहीं आ रहा? इधर देखो, सिटी नेचुरलाइजेशन मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नहीं है, किसी दूसरे देश का व्यक्ति है, लेकिन वो भारत का नागरिक बनना चाह रहा है। नेचुरलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा? हाँ, अपने मन से, हाँ, अपने मन से भारत का नागरिक बनना चाह रहा है। तो अपने मन से भारत का नागरिक किस तरीके से बनेगा? वो यहाँ पे लिखा भी है कि किस तरीके से ऐसा व्यक्ति, अब वो अपने मन से भारत का नागरिक बनना चाह रहा है, लेकिन किस आधार पे? पहला पॉइंट तो ये है कि भाई उस व्यक्ति के देश में, क्या लिखा? उस व्यक्ति के देश में भारतीयों के लिए देशीकरण के माध्यम से नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं हो। मतलब ये है कि कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति उस देश में जाके अपने मन से कोई उस देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में? पेश तो सबके ऐसे हो रहे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, सिंपल सी बात है, ये प्रोविजन ये कहता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को, मान लो मंगोलिया का व्यक्ति है, देख लो कोई सा भी देश समझ लो, वहां से टर्की है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, उस देश का व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, तो वो किस आधार पे बनेगा? पहला आधार तो ये है कि कोई भारतीय व्यक्ति उस देश में जाके अपनी इच्छा से नागरिकता ना ले, कि भाई भारतीय व्यक्ति जो है मुंह उठा के चला गया कि तुम अपने देश की नागरिकता दे दो, ऐसा नहीं है। उसके पीछे लॉजिक होता है, रीजन होता है। अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जा सकता देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति नागरिकता नहीं ले सकता। उस व्यक्ति को उस माध्यम से नागरिकता मिलेगी जो भारत में नागरिकता प्राप्त के समय अपने देश का नागरिकता त्याग करता। इस व्यक्ति को नागरिकता तब मिलेगी जब वो अपने देश की नागरिकता को त्याग करके भारत की नागरिकता को स्वीकार करे। दूसरा, ऐसा व्यक्ति ही देशीकरण के माध्यम से आवेदन कर सकता है जो लंबे समय से या तो भारत में रहा हो या फिर किसी सरकारी पद पर सेवाएं दे रहा हो। जैसे एम्बेसडर होते हैं ना, आपके अलग अलग देश के एम्बेसडर होते हैं, तो मान लो जैसे आपका अमेरिका का एम्बेसडर, तो भारत का नागरिक तो नहीं है ना, वो भारत का नागरिक नहीं, वो अमेरिका का नागरिक है, लेकिन वो यहाँ एक राजदूत के रूप में जो है यहाँ पे जॉब कर रहा है। जैसे भारत के लोग हैं,
भारत के लोग हैं, अलग अलग देशों में जाके जो है राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में जॉब करते हैं, लेकिन उस देश के नागरिक तो नहीं होंगे, वो उस देश के सरकारी पद पे सेवाएं दे रहे हैं क्योंकि भारत ने उन्हें वहां भेजा है। तो वैसे उस देश के व्यक्ति ने भी हमको, उस व्यक्ति को यहाँ भेजा है। अरे इंडिया देंगे ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि भारत ने दूसरे देश में भेजा है ना। राजदूत मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं? तो वो डिपार्टमेंट ही ऐसा है ना कि हम, हाँ, सेवा दूसरे देश में देगा, जैसे दूसरे देश का व्यक्ति जो है, हाँ, हाँ, इंडिया के लिए कर रहे हो, वहां से जो भी काम हो रहा है वहां, तुम एक मान के चलो जैसे ब्रिटेन में वो होता ना सेक्रेटरी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठा हुआ था जो भारत के लिए कानून बनाएगा, तो वैसे ही एक समझ लो कि भारत का व्यक्ति जो है वहां जाके रिलेशन को संभाल रहा है। अब मोदी जो है हर हर दिन ऐसा तो नहीं जा सकता ना हर कंट्रीज में, तो किसी ना किसी व्यक्ति के थ्रू तो वो इंटरनेशनल रिलेशन हमारे चल रहे हैं, तो वो व्यक्ति कौन होता है? राजदूत, जो भारत की पॉलिसीज को वहां इम्प्लीमेंट करवाता है। इम्प्लीमेंट मतलब कि हमारे जो व्यापारिक मुद्दे हो गए, और जैसे बात करी इकोनॉमिक हो गए, तमाम जितनी भी डायमेंशन है उन सबको कौन साझा कर रहा है? वो व्यक्ति जो वहां उस देश में राजदूत के रूप में जॉब कर रहा है। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे सरकारी पद पर सेवाएं दे रहा है या उस व्यक्ति को नागरिकता आवेदन करने से पूर्व भारत में रहना होगा। तो नेचुरलाइजेशन, अब देखो इतना कुछ नहीं है इसमें, नहीं आ रहा समझ में, मत दो ध्यान, इतना ध्यान दो कि 5 प्रकार से नागरिकता को ग्रहण किया जाता है और 3 प्रकार से नागरिकता को त्याग किया जाता है, बस इतना ध्यान रखो, कुछ नहीं। किताबें पढ़ोगे और ज्यादा कंफ्यूज होंगे, इच्छा है तो पढ़ लेना, नहीं है तो मत पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर मतलब ये है कि अगर किसी एरिया को भारत ने एक्वायर कर लिया, तो जब भारत ने किसी एरिया को एक्वायर कर लिया है, उस एरिया पे भारत का कब्जा हो गया, तो उस एरिया के जो नागरिक है स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। यदि भारत किसी देश के भाग को अधिकृत कर लेता है, तो उस अधिकृत क्षेत्र के लोग स्वतः ही भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। जैसे पुडुचेरी, 1962 पुडुचेरी, आपको पता है कि सबसे पहले पोर्तुगीज भारत में आए थे और सबसे बाद में भी पोर्तुगीज ही गए थे। तो ये पुडुचेरी जो एरिया है वो पोर्तुगीज के कवर में था, अंडर में, भारत ने उसको क्या किया? कब्जाया है। तो 1954 में भारत ने पुडुचेरी को अधिकृत करा। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत के अंतर्गत 1962 में संशोधन तथा नागरिकता पुडुचेरी आदेश के माध्यम से पुडुचेरी के लोगों को नागरिकता प्राप्त हुई। ये बात समझ में आई? चलिए, क्षेत्र समाविष्टि यानी कि जिस एरिया को भारत एक्वायर करता है उस आधार पे जो है। चलिए, अब नागरिकता त्याग कैसे की जाती है? नागरिकता को त्याग करने के 3 प्रोविजन है। 3 प्रोविजन में जैसे परित्याग, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से घोषणा कर दे कि उसे दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तथा वो भारत की नागरिकता त्याग करना चाहता है। ये तो समझ में आ गया ना कि कोई व्यक्ति जो है दूसरे देश का नागरिक बनना चाहता है और उसे ये बोल दे कि मुझे भारत का नागरिक नहीं बनना है। हमारी बात समझ में? इधर दिया, नवीन, अनुदीप, सपना, सबको समझ में आ रहा है? परिधि, आपका नाम इशिता आ रहा, नंदनी, समझ में आ रहा? सबको आ रहा है समझ में? पक्का? कि मान लो कि तुम बोलते हो कि मुझे जो है चाइना, रसिया का सदस्य बनना है, रसिया का नागरिक बनना है, तो तुमने इच्छा से अपनी इच्छा से रसिया का नागरिक बनने की घोषणा की है, तो तुमको भारत की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा और रसिया की नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो ये है परित्याग। परित्याग मतलब स्वेच्छा से त्याग की, अपनी इच्छा से त्यागना। पर्यावसन, यदि कोई व्यक्ति सोच समझकर दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो उस व्यक्ति की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, लेकिन युद्ध काल के पर्यावसन में, ठीक है कि मान लो कि वो व्यक्ति भारत का है, भारत के नागरिक है, भारत की नागरिकता के साथ साथ उस व्यक्ति ने जो है अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो जब उस व्यक्ति ने अमेरिका की नागरिकता ले ली तो वो अपने आप ही भारत की नागरिकता उससे छूट जाएगी। प्रवास, माइग्रेट, वो व्यक्ति भारत का था लेकिन वो माइग्रेट होकर किसी दूसरे कंट्री में चला गया, उस दूसरे कंट्री की उसने नागरिकता ले ली, तो उस बेसिस पे उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर भारत में या उस देश में युद्ध का समय चल रहा है तो उस देश में युद्ध के समय में क्या हो सकता है? नागरिकता से संबंधित जो चीज है वो थोड़े लंबी हो सकते हैं। वांछित करना, वांछित मतलब ये होता है कि उसको बताया नहीं और उसके हमने नागरिकता ले लिया, नागरिकता किस गलत तरीके से भारत की नागरिकता ली हो,
इलीगल रूप में नागरिकता ले ली हो, यदि नागरिक भारत के संविधान के प्रति निष्ठा भाव न रखता हो, यदि नागरिक द्वारा युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, मैंने बताया था, यदि व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से अधिक समय से भारत के बाहर रहता हो, ठीक है। देशीकरण के माध्यम से प्राप्त नागरिकता वाला व्यक्ति आरंभिक 5 वर्षों के भीतर 2 वर्षों की जेल की सजा प्राप्त कर ले तो, हाँ, कोई अगर बाहरी देश का व्यक्ति है, दूसरे देश का व्यक्ति, और उसको भारत में आके जो है जेल हो जाती है, जब उसे भारत में आके जेल हो गई, जिसका मतलब वो थोड़ा वैसा आदमी है ना, गलत तरीके से आया है, गलत तरीके से उसकी भावना क्या गलत, कोई व्यक्ति को जेल ऐसी थोड़ी हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि देशीकरण के माध्यम से प्राप्त नागरिकता वाला व्यक्ति आरंभिक 5 वर्षों के भीतर, 5 साल के अंदर अंदर अगर वो 2 साल की सजा प्राप्त करता है, 2 साल की उसे जेल हो जाती, तो उस आधार पर उसकी नागरिकता को वंचित किया जाएगा, उस आधार पर उसकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। वंचित मतलब छीन लिया जाना, जैसे ये डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता को छीन लेना। पढ़ लेना, ये पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगी। मैं खुद ही नहीं जुड़ी हुई ग्रुप में। सर ने, आप सर को बोल देना, तो मैं खुद ही ऐड नहीं हूँ, मैं सर को भेज दूंगी, मैंने सर को भेज रखी है, सर ने नहीं भेजी, एक बार मैं सर को दोबारा रिकॉल करवा दूंगी, ठीक है। क्लास समझ में आ गई सबको थोड़ी बहुत? तो क्लास देर से भी तो स्टार्ट हुई। हाँ, स्लाइड इंग्लिश का भी यूज कर, देखो क्लास में ना हिंदी मीडियम के बच्चे भी बैठे हैं, ठीक है। हाँ, मैं स्लाइड इंग्लिश की यूज कर लूंगी, ठीक है, कल से ऐसे ही हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत हो रही है ना हिंदी पढ़ने में, हार्ड, ठीक है, तो मैं इंग्लिश की स्लाइड यूज कर लूँ। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है किसी को? अनुदीप पीछे, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।